Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, Bhavani Kheda. So today our topic of discussion will be monetary policy यानी मौद्रिक नीति. तो यू ऑल शुड नो व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी और मौद्रिक नीति और क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको इंट्रोड्यूस करता है यानी इम्प्लीमेंट करता है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं. So first of all, what is monetary policy? Monetary policy is economic policy that manages the size and growth rate of money supply in the economy. जो इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को बोलेंगे हम, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. इट रेफर्स टू changes made by central bank to interest rate or quantity of money in order to achieve changes in aggregate demand that keep inflation within its target range. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इट रेफर्स टू द चेंजेस मेड बाय सेंट्रल बैंक इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस करता है, कम या ज़्यादा करता है, या मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है या कम करता है. क्यों करता है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड में चेंजेस करने के लिए. और एग्रीगेट डिमांड क्या करेगी? इन्फ्लेशन को विद इन अ टारगेट रेंज, विद इन अ नैरो बैंड, विद इन अ जो एक मेंटेन उसकी स्टेबिलिटी यानी मेंटेन करके रखेगी टारगेट रेंज के अंदर. इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं होने देगी, ना ही प्राइस लेवल कम होने देगी ज़्यादा. सो इट मॉनेटरी पॉलिसी डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ मनी दैट फ्लोज थ्रू द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मनी फ्लो करता है उसको रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी. सो इट इज़ द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक टू इम्पैक्ट मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, टू इम्पैक्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है. इट रेफर्स टू द पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कंट्रोल्स. क्या कंट्रोल करता है इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक? फर्स्ट द सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है. दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. और थर्ड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मनी. इन सारी चीज़ों को इनको रेगुलेट करता है. और क्यों करता है? इन ऑर्डर टू अटेन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्री डिटरमाइंड, जिनको अचीव करने के लिए सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है. कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बना के रखना. तो दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. कि जो मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाती है बाय सेंट्रल बैंक यानी जो कि इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो आरबीआई अगर मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके पीछे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट refers to the situation wherein all persons who are able to work and willing to work at the prevailing rate of wage get work. यानी पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज टू अटेन फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार. पूर्ण रोजगार क्या होता है? इट रेफर्स टू सिचुएशन जिसके अंदर वो सारे पर्सन जो काम करने के एबल है यानी योग्य है, और जो काम करने की विलिंग है यानी वो काम करना भी चाहते हैं, इच्छुक भी हैं, योग्य भी हैं, एट प्रीवेलिंग रेट ऑफ वेज, जो वर्तमान मजदूरी दर पर. यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार मतलब वो सब लोग जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और योग्य है, उनको काम मिल जाता है, तो हम उस सिचुएशन को बोलेंगे पूर्ण रोजगार की सिचुएशन. तो पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का यही होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना. इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है? चीप मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है. चीप मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स जिसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लो कर दिया जाए, कम कर दिया जाए. सो चीप मॉनेटरी पॉलिसी यानी दैट विल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. उससे क्या होगा? जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर. मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो एज वेल एज कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. ठीक है. तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की तरफ मूव करेंगे. टेंडेंसी, हमारी इकोनॉमी की टेंडेंसी वैसे ही मूव करेगी. सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Economic growth refers to the process of sustained rise in real per capita income. सो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उसके अंदर क्या होता है? जो पीपल्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या लेवल ऑफ इनकम है बहुत कम होता है. और वो कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन इकोनॉमीज़ की वो बहुत लो होती है.
और प्रोडक्शन कैपेसिटी लो होने का सबसे जो मेन रीज़न होता है वो होता है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की नीची दर, कम दर। उस केस में क्या होगा कि अगर पूंजी निर्माण नहीं होगा तो वो इकोनॉमीज क्या करती है, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाती है, मतलब वो फेल हो जाती है फुली यूटिलाइज करने में। सो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ मॉनेटरी पॉलिसी टू एसिलेट द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट ऐसी ही मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को, पूंजी निर्माण की दर को एसिलेट करता है, बढ़ाता है, विच इन टर्न इंक्रीज, जो हम फिर फर्दर क्या करेगा, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, और सो level of income of the people. So second objective is economic growth. Third is price stability. Price stability means control of wide fluctuation in general price level of the economy. कि जो जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना आए, उन फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना, उसको कहेंगे प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता। So monetary policy seeks to eradicate both inflationary as well as deflationary tendency in the system. So monetary policy किस में हेल्प करती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आती है कि जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशंस होती है, या फिर डिफ्लेशनरी होती है यानी जब जनरल प्राइस लेवल कम होने का एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कम हो जाते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, उन प्रेशर्स को कम करने की कोशिश करती है थ्रू द चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करके। नेक्स्ट इज प्राइस एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मीन्स ये भी एक अनदर ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। एक्सचेंज स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है उसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। सो मॉनेटरी पॉलिसी सीक्स टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई पैरामीटर्स, कि जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, जिससे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, रेगुलेट रहे। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज होती हैं या मिक्स्ड इकोनॉमीज होती हैं, वहाँ पे जो वेल्थ और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ पाई जाती है, आय और धन की असमानता। इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सोसाइटी है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, दो क्लास बन जाती है बेसिकली, एक रिच क्लास बन जाती है, एक पुअर क्लास बन जाती है। तो रिच क्लास क्या करती है, पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट of achieving equitable distribution of income and wealth, तो through faster delivery of credit to weaker section of the society at lower rate of interest। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके जो वीकर सेक्शन है उसके लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करती है, जिससे क्या होगा, जो इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है दो क्लासेस के बीच में वो खत्म हो जाएगा, वो इक्वल की तरफ मूव करेगा। So these were the objectives of monetary policy. Next is parameters of monetary policy. पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर है, बेसिकली 3 प्रिंसिपल पैरामीटर्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द करेंसी इशूड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी, जो भी कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी है जो भी वो करेंसी इशू करेगी वो, प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। तो सप्लाई ऑफ मनी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द डिमांड डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक। सेकेंड पैरामीटर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट is generally sought to be raised during inflation when expenditure needs to be curbed। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, यानी जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को पब्लिक के हैंड से विड्रॉ किया जाए, मनी सप्लाई को कम किया जाए, यानी एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए। क्योंकि जितना डिमांड्स हमें, अगर इन्फ्लेशन के केसेस के अंदर जब प्राइस लेवल हाई होता है तो हमें डिमांड को कम करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को। तो एग्रीगेट डिमांड कम करने का एक ही रास्ता होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करके। एंड इट इज़ लोअर ड्यूरिंग डिप्रेशन। जब डिप्रेशन की सिचुएशन होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाता है ताकि जितना हो सके हम जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करें, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। Availability not of money refers to
credit control, it is defined at the ease with which at any given rate of interest money can be borrowed from financial institution, यानी कितना easily आप किसी भी financial institution से या बैंक से आप money को borrow कर सकते हो at a given rate, that is the availability of money. Next is instruments of credit control. अब क्रेडिट कंट्रोल, ये मनी सप्लाई यानी मनी सप्लाई कंट्रोल को बोलेंगे हम. तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है इकोनॉमी के अंदर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो क्रेडिट कंट्रोल रेफर्स टू द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कौन कौन से मेथड्स यूज़ होंगे क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए बाय आरबीआई. तो फर्स्ट मेथड आता है क्वांटिटेटिव मेथड और नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव मेथड. इन दोनों ही मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी के, क्वालिटेटिव मेथड्स है उसमें कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करती है कौन सा यूज़ करता है आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स. Quantitative controls or general credit control methods adopted by RBI that directly influence the total volume of credit in the economy and also the cost of credit यानी rate of interest. जो इकोनॉमी के अंदर जो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है उसको कंट्रोल करते हैं. क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, टोटल फ्लो ऑफ मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इकोनॉमी के अंदर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करना. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स के अंदर. फर्स्ट इज बैंक रेट. बैंक रेट इट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जिस रेट के ऊपर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है यानी मनी लेंड करता है, दैट इज द बैंक रेट. व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्रीज बाय कमर्शियल बैंक इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन. कि जब अगर कमर्शियल बैंक सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर जाती है यानी ज़्यादा लोन सेंक्शन कर देते हैं, सप्लाई ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाती है, तो उससे मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है. क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो लोगों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड. अगर प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ पाता है तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, प्राइसेस इन जनरल प्राइस लेवल है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा. और प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा यानी जो नेसेसिटीज़ हमारी नेसेसरी गुड्स है उनके प्राइस भी इंक्रीज हो जाएंगे. तो इस तरह की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है. बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक को कम लोन सेंक्शन कर पाएगा क्योंकि जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगी उतना ही कम डिमांड होगी मनी की, कम रेट्स पे हाई रेट पे कम लोन दिया जाएगा. कम लोन होगा, कमर्शियल बैंक के पास कम मनी सप्लाई होगी, कम क्रेडिट होगा तो वो फर्दर भी पब्लिक को कम क्रेडिट अवेलेबल करवा पाएगा जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स इज बैंक रेट. सेकेंड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब डेलिब्रेट डायरेक्ट सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी. कि जब व्हेन द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. इसमें क्या होता है, अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा ओपन मार्केट में. उससे क्या होगा, लोग अगर पब्लिक सिक्योरिटीज परचेज करेगी और पब्लिक इन रिटर्न क्या करेगी, मनी देगी आरबीआई को. तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ओपन मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, डिक्रीज करना है, तो वो सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा, बदले में मनी सप्लाई वो लोगों से विड्रॉ करेगा पब्लिक से. दूसरा, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगा, बाई करेगा और मनी इन रिटर्न्स वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को मार्केट में फ्लो करेगा. थर्ड वन इज कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 every commercial bank has to keep certain minimum cash reserve with RBI. RBI अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ सर्टेन परसेंट उसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है. द आरबीआई इज एम्पावर्ड टू वेरी द सीआरआर बिटवीन 3% एंड 15%. मिनिमम लिमिट होगी दैट इज 3% एंड मैक्सिमम कैन बी 15%. तो इनके बीच में कोई रेट डिसाइड की जाती है आरबीआई द्वारा. तो अपनी टोटल डिपॉजिट्स का जितना भी आरबीआई डिसाइड करेगा सीआरआर रेट, वो रेशो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ेगा, उसमें से वो लोन सेक्शन नहीं कर पाएगा.
तो ऑब्वियसली उसके पास जो लोन सेंक्शन के लिए अमाउंट है वो कम हो जाएगा अगर ज़्यादा CRR रेशियो ज़्यादा होगा तो. So a high CRR reduces the case for lending and a low CRR increases the case for lending. अगर कैश रिजर्व रेशियो हाई हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक के पास कम मनी यानी कम क्रेडिट होगा लोन सेंक्शन करने के लिए, कम कैश बचेगा लैंड करने के लिए पब्लिक को, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी. अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है आरबीआई ने तो आरबीआई उस रेट CRR रेशियो को कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा मनी सप्लाई हो टू फॉर फर्दर सेंक्शन टू द पब्लिक. नेक्स्ट इज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR. स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? द गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड एन ऑब्लिगेशन ऑन द बैंक्स यानी कमर्शियल बैंक्स टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटीज़. इसमें क्या है कि अपने जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक्स के, उस टोटल डिपॉजिट्स का कुछ सर्टेन रेशियो कमर्शियल बैंक को अपने पास इन लिक्विड एसेट्स रखना पड़ेगा, रिजर्व में रखना पड़ेगा लाइक कैश या गोल्ड या किसी भी सिक्योरिटीज़ में. द आरबीआई हैज़ पावर टू फिक्स SLR इन द रेंज ऑफ 25% एंड 40% के बीच में ये रेशियो हो सकता है. तो जितने अगर इन मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगा, इस रेशियो को कम कर देगा, SLR रेट कम कर दी जाएंगी. अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो SLR रेट को बढ़ा दिया जाएगा. सो दैट फर्दर कि कमर्शियल बैंक के पास कितना कैश अवेलेबल रहता है लोन देने के लिए पब्लिक को. अगर ज़्यादा रेट होगी तो कम लोन दे पाएगा, कम रेट होती है कम रेशियो रखना पड़ता है तो वो ज़्यादा लोन सेंक्शन कर पाएगा. नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल. Commercial bank in the country creates credit according to demand in the economy, but if this credit creation is unchecked or unregulated, then it leads the economy into inflationary and deflationary cycles. The central bank regulates the credit creation capacity of commercial bank by using various credit controls. कि कमर्शियल बैंक इकोनॉमी के अंदर कमर्शियल बैंक किसी भी कंट्री की कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करते हैं. आपने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, हमने पढ़ा होगा अपने क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है. अगर ये क्रेडिट क्रिएशन अगर अनरेगुलेटेड रहता है तो इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी साइकिल क्रिएट हो सकते हैं. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक बाय यूजिंग वेरियस टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वालिटेटिव कंट्रोल्स. क्वालिटेटिव कंट्रोल्स टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द डायरेक्शन एंड यूज ऑफ क्रेडिट. क्वालिटेटिव में क्या था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना. Qualitative is the control the direction and use of credit rather than the volume of credit. The selective credit control methods employed by the RBI include, first आता हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट. द कमर्शियल बैंक जनरली क्या करता है, कस्टमर्स को अपने जो लोन सेंक्शन करता है वो कुछ सिक्योरिटीज़ कस्टमर्स उसके पास जमा करते हैं, उन सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट वो लोन सेंक्शन करता है और उन सिक्योरिटीज़ की फुल अमाउंट के बराबर लोन सेंक्शन नहीं होता, कुछ लेस अमाउंट होता है उससे सिक्योरिटीज़ की वैल्यू से जो लोन सेंक्शन किया आता है. तो अगर आरबीआई इन मार्जिन रिक्वायरमेंट को यानी जितना मार्जिन रखना है, मान लो अगर 100% कोई सिक्योरिटी की वैल्यू है उसका 80% अगर वो लोन सेंक्शन करता है तो 20% वो मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाई जाएगी. 80% लोन हो गया उसकी वैल्यू का जो भी सिक्योरिटी जमा कराई पब्लिक ने या कस्टमर ने, और 20% जो मार्जिन जो गैप रहा दैट इज़ मार्जिन रिक्वायरमेंट. अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर देता है जिससे क्या होगा, that will result in contraction of the borrowing value of the security, and similarly a fall in margin requirements result in expansion in the borrowing value of the security. अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को जो रेशियो है उसको बढ़ा देता है आरबीआई तो उससे क्या होगा, कम लोन सेंक्शन हो पाएगा, कम वैल्यू का लोन सेंक्शन हो पाएगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा. और मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो उस मार्जिन रिक्वायरमेंट को आरबीआई कम कर सकता है. Next is credit rationing. Rationing of credit is a method by which the central bank seeks to limit the maximum amount of loans and advances. कि कोई भी कमर्शियल बैंक कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन वो सेंक्शन कर सकता है, एंड ऑल्सो इन सर्टेन केसेस फिक्स वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरीज के लोन और एडवांस के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी के लोन के लिए कोई सीलिंग यानी एक मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर सकता है, या कुछ सेक्टर को वो फिक्स कर सकता है, या प्रियोरिटी लेंडिंग के लिए कि इन सेक्टर के अंदर प्रियोरिटाइज कर सकता है कि प्रियोरिटी
जो लैंडिंग वो इन सेक्टर्स को होगी, बाकी सेक्टर्स को बाद में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को वो प्रायोरिटी में रख सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन प्रायोरिटी में रखा जाएगा, मतलब प्रायोरिटी लैंडिंग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज मॉरल ज्वेजन। इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई इश्यूज पीरियोडिकल लेटर्स टू बैंक टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर क्रेडिट इन जनरल और एडवांसेस अगेंस्ट पर्टिकुलर कमोडिटीज। द पॉलिसी ऑफ मॉरल ज्वेजन इज विल सक्सीड ओनली इफ द आरबीआई रिजर्व बैंक इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इन्फ्लुएंस द कमर्शियल बैंक। इसमें क्या कहते हैं कि आरबीआई कुछ पीरियोडिकल लेटर्स बैंक्स को सेंड कर सकता है ताकि वो अपने क्रेडिट को कंट्रोल करे, वो अपनी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के अगेंस्ट। बट ये पॉलिसी तभी सक्सीड हो पाएगी जब आरबीआई इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कमर्शियल बैंक को इन्फ्लुएंस कर पाए। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन। इट इज़ टू सीवियर एंड देयर फॉर रेयरली फॉलोड, क्योंकि इट में इन्वॉल्व रिफ्यूजल बाई आरबीआई टू रीडिस्काउंट बिल और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस इफ द बैंक हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई। अगर सेंट्रल बैंक इसमें क्या कर सकता है कि जो डिफॉल्टिंग बैंक्स हैं, यानी जो भी आरबीआई की डायरेक्टिव्स से कंप्लाई नहीं कर पाए हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उन डिफॉल्टिंग बैंक्स के ऊपर कुछ उनकी फंक्शनिंग्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है। जैसे उनको लोन सेंक्शन करने से, या लोन उनके लिए बिल डिस्काउंट नहीं करता, मतलब डिनायल ऑफ लोन्स हो सकता है, या फिर उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। बट दिस पॉलिसी इज़ वेरी रेयरली फाउंड। तो दीज वर द क्वालिटेटिव कंट्रोल्स एंड क्रेडिट कंट्रोल था हमारे क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल्स है कि कौन कौन से टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई यूज़ करता है मॉनेटरी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है मनी मॉनेटरी पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कम्बैट इन्फ्लेशन, कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स होते हैं, यानी कैसे यूज़ किए आते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। सो फर्स्ट इज रेस्ट्रेंट ऑन न्यू करेंसी। न्यू करेंसी इशू नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि मनी जो सप्लाई होती है, मनी सप्लाई को हमें डिक्रीज करना होता है, कम करना होता है। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे टूल्स या वो सारे एफर्ट्स डाले जाएंगे जो मनी सप्लाई को कम करेंगे। सो फर्स्ट इज रेस्ट्रेंट ऑफ न्यू करेंसी। कोई भी न्यू करेंसी आरबीआई है वो इशू नहीं करेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि कम से कम पब्लिक लोन ले पाए या कम से कम उनके पास क्रेडिट अवेलेबल हो पाए। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल को जैसे भी जो भी मेथड है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स है, क्वालिटेटिव मेथड्स है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे भी जो भी एफर्ट या जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, तो उससे क्या करेगा, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसको राशन करेगा या उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करना मतलब मनी सप्लाई को कम करना। एंड डीमोनेटाइजेशन, इस केस में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग करेंसी है उसको डीमोनेटाइज करना है। ये गवर्नमेंट उसको डीमोनेटाइज कर सकती है। जैसे लास्ट अभी आपको रिसेंटली पता होगा हुआ था डिमोनेटाइजेशन, की जो करेंसी है उसको डिमोनेटाइज कर दिया और उसकी जगह पे नई करेंसीज को इशू करना। तो उससे क्या होगा, जो पुराने नोट्स हैं वो सारे मतलब वो उन परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद अकॉर्डिंगली लोग परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है, तो इससे एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये सारे मेथड्स है कि आरबीआई इन सारे मेथड्स को यूज़ कर सकता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कम्बैट डिफ्लेशन, कि अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है, यानी जब प्राइस लेवल हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, जनरल प्राइस लेवल कम हो जाता है, तो उस केस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट आरबीआई यूज़ कर सकता है। तो इस केस में जो हमारा मेन मोटिव रहेगा दैट इज़ मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना, तो वो सारे मेथड्स यूज़ किए जाएंगे जो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे। सो फर्स्ट आता है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना, कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है पब्लिक के लिए उस अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोन सेंक्शन हो पाए पब्लिक के लिए, और उससे एग्रीगेट डिमांड लोगों की बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और मनी प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, कि जो भी सेंट्रल बैंक है वो लिबरलाइज कर सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को, जिससे ताकि हमारा जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है लोगों का वो इंक्रीज हो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो। इसके लिए आरबीआई क्या कर सकता है कि जो लिक्विडिटी रेशियो है उसको कम कर सकता है, या फिर ओपन मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ को खरीद सकता है। तो जो भी एफर्ट्स वो डाल सकता है। एंड नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, की एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कैसे मेंटेन मतलब बनाए रख सकते हैं, हम कैसे एक्सचेंज रेट को मेंटेन कर सकते हैं विद इन अ नैरो रेंज। सो फर्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। इसके अंदर क्या है कि अगर सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू कैसे होगा, अगर हमारे किसी भी कंट्री की इंपोर्ट्स अगर उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा है
तो इट मीन्स उसकी एक्सचेंज रेट है वो अनफेवरेबल है। ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल होगी तो इससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी, मतलब उसमें आरबीआई क्या करेगा, सप्लाई ऑफ मनी को कम कर देगा। सप्लाई ऑफ मनी कम करने का इफेक्ट क्या जाएगा कि डोमेस्टिक प्राइस हमारे वो कम हो जाएंगे, डोमेस्टिक प्राइस कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स हमारी इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और एक्सचेंज रेट हमारी इंप्रूव हो जाएगी फिर से। तो किसी भी कंट्री के अगर इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, यानी उसका जब बीओपी अनफेवरेबल होता है, तो इस केस में मनी सप्लाई को कम किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक प्राइस लेवल कम होके फर्दर वो एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सचेंज रेट विल टेंड टू इम्प्रूव। नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ कॉस्ट ऑफ मनी। अगर अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट होती है, यानी हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो इट मीन्स कि जो इकोनॉमी के अंदर जो कॉस्ट ऑफ मनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कम किया जाना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से क्या होगा, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी जो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कंट्री के अंदर, तो इससे क्या होगा, दिस विल रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, वो इंपोर्ट्स को कम करेंगे एंड देयर बाय जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो भी हमारी वो भी कम हो जाएगी और अकॉर्डिंग जो एक्सचेंज रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी एंड दैट विल मूव टुवर्ड स्टेबिलिटी। सेम इन द अपोजिट साइड, अगर इंपोर्ट्स हमारे कम होते हैं तो डोमेस्टिक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कम करके, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके, एक्सचेंज रेट की डिमांड उससे फर्दर कम करके एक्सचेंज रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द पैरामीटर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। इसमें क्या होगा कि अगर हमारी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो एक्सचेंज रेट अगर हमारी अनफेवरेबल है, तो जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है एक्सपोर्टर्स के लिए वो बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे क्या होंगे, एक्सपोर्ट्स इनकरेज होंगे और हमारे इंपोर्ट्स हैं वो हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने से, और उनकी डिमांड है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर वो कम हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली जो एक्सचेंज रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो एज अ मॉनेटरी पॉलिसी, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्टेबल द एक्सचेंज रेट, वो कैसे वर्क करती है ये हमने इसमें देखा। नेक्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना इफेक्टिव होती है मॉनेटरी पॉलिसी, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, की सेविंग्स को मोबिलाइज करती है कि जो भी लोग पीपल्स की कैपेसिटी होती है सेव करने की, तो उसमें क्या कहते हैं, वो बैंक में जाते हैं सेव करने के लिए, फर्दर उसको सेविंग को वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने की विलिंग होते हैं उनको वो फर्दर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन वो प्रोवाइड करते हैं उस सेविंग्स को। तो बैंक एज ए मीडिएटर काम करते हैं किसी भी जो सेवियर होता है और इन्वेस्टर्स होते हैं, बचत और निवेश करता है इन दोनों के बीच में। सो सेविंग को मोबिलाइज करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल फॉर्मेशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके से, कि चीप मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो फर्दर जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल फॉर्मेशन करके, क्योंकि कैपिटल किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत असेंशियल होता है, तो कैपिटल फॉर्मेशन करके मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्टेबल करके कि जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस होते हैं, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं, तो मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है, ड्यूरिंग और डिफ्लेशन एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके प्राइस को स्टेबल रखने का कोशिश करती है, यानी उसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो प्रेसेस है उनको चेकआउट करती है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, कि जो आइडल कैपेसिटी होती है किसी भी वो क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को ट्रिगर करती है और इकोनॉमी को लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर लेके जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग दिस ट्रैप, उस ट्रैप को ब्रेक करने में, कैसे, टू बाई इन्हांसिंग मनी सप्लाई को इंक्रीज करके, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी उसको लिबरलाइज करके प्रोडक्शन और कंजप्शन पर्पज़ के लिए। तो जब अवेलेबल क्रेडिट है वो इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो उससे जो भी हमारी एक्सेस कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो पाएगी। तो ऐसे ही वो मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। नेक्स्ट इज transmission mechanism of monetary policy. The mechanism by which changes in monetary policy affect aggregate demand is called transmission mechanism. यानी मॉनेटरी पॉलिसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके कैसे फर्दर एग्रीगेट डिमांड में चेंज करती है, एग्रीगेट डिमांड को रेगुलेट करती है, तो वो सारा जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस, उसको बोलेंगे ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग अ लिंक बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट,
पहले क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस होंगे जिससे इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा। सेकेंडली लिंकिंग बाय द इन्वेस्टमेंट विद द एग्रीगेट डिमांड, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से फर्दर एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू इट्स ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कनेक्ट्स द मॉनेटरी एंड रियल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सो कैसे वर्क करता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म वो हम चेक करेंगे अब डायग्राम में। फर्स्ट एड डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जब मॉनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आने से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कैसे चेंजेस आएंगे। तो फर्स्ट जैसे यू कैन सी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई है तो इन्वेस्टमेंट हमारा इंक्रीज हो गया है। मनी सप्लाई एज इट इज है, दैट इज यहाँ पे एक्सेसिस पे हमने मनी क्वांटिटी ऑफ मनी को लिया है और यहाँ पे ये मनी डिमांड कर्व है और ये हमारा मनी सप्लाई कर्व है। ठीक है, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने से अब आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकता है, और या रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, या फिर दोनों मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस करके वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इन केस अगर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, यानी दिस वन इज मनी सप्लाई। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने का इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शो किया है सेकंड डायग्राम में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होने का जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो उस पर क्या इफेक्ट आएगा कि जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, हम लास्ट सेमेस्टर में डिस्कस किया था, हमने पढ़ा होगा कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ AE से AE1। तो हमारा ये इक्विलिब्रियम नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, लेवल ऑफ नया जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज Y1। अब उससे क्या इफेक्ट आएगा कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होने से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, टोटल एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज होगी AD से AD1। एग्रीगेट या एग्रीगेट सप्लाई का है। तो कैसे आरबीआई एक्सचेंज ये इंटरेस्ट में चेंजेस करके कैसे एग्रीगेट डिमांड को चेंज करता है, कैसे इफेक्ट करता है, इस सारे प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके पहले मनी सप्लाई में चेंज करता है, मनी सप्लाई में चेंज हो जाता है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज करके वो फर्दर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में चेंजेस करता है। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज आएगा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज आने से टोटल हमारा जो फाइनली एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो दिस इज द ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। थैंक यू।